नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। सिरसा की सीडीएलयू यूनिवर्सिटी में रात को बवाल। खराब खाने से भड़की छात्राओं ने बीसी का घर घेरा। हॉस्टल वार्डन बदलने की भी मांग। सांड का आतंक, व्यक्ति को जमीन पर पटक पटक कर मारे सिंह। शरीर के कई हिस्सों पर आया फ्रैक्चर। हरियाणा के डिप्टी सीएम के काफिले का एक्सीडेंट, धुंध की वजह से हिसार में टकराई गाड़ियां। कमांडो जख्मी, दुष्यंत चौटाला की कार बाल बाल बची। सोनीपत एसटीएफ ने पकड़ा वांटेड बदमाश। पानीपत में बिजली चोरी के 6 मामलों में भगोड़ा घोषित। हिसार में रह रहा था छिपकर। कस्टोडियल डेथ की कलंक कथा। अल्ताफ के पिता बोले, पूछताछ के लिए मेरे बेटे को ले गए थे, बेटे की डेड बॉडी मिली, पुलिस से कैसे लड़ पाएंगे। लखनऊ में 3 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने 2 घंटे में पाया काबू। दोनों पत्तल से उठी लपटें। और बिहार में घट रही है विजिबिलिटी, बढ़ रहे हैं पॉल्यूशन के कारण। ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण की भी मार। 4 जिलों में AQI 400 के पार। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उज्जैन शहर में आए दिन हो रही ठगी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने बाजार में सब्जी लेने गई वृद्धा को अपना निशान बनाया और 2 तोले की सोने की चूड़ी लेकर उड़ गए। फ्रीगंज सब्जी मंडी में 2 ठगों ने सोने की चूड़ी खरीदने के बहाने से वृद्धा को बातों में उलझाकर वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस सीसीटीवी के आधार पर पूछताछ कर रही है। वेदनगर मंगल अपार्टमेंट में रहने वाली 70 वर्षीय महिला दमयंती रमेश चंद्र दुबे से फ्रीगंज के सब्जी मार्केट के पास 2 युवकों ने बहला फुसलाकर हाथ के 2 तोला सोने की चूड़ी उतरवा ली और भाग निकले। महिला ने बताया कि घटना सोमवार लगभग 1:30 बजे की है। वह अपने घर वेदनगर से मैजिक में बैठकर फ्रीगंज सब्जी खरीदने आई थी। तभी सब्जी मार्केट के पास ही फूल माला बेचने वालों की गली में 2 युवक आए और गुजरात जाने का किराया मांगने लगे। युवकों ने महिला को रुमाल में बंधे हुए रुपयों की गड्डी भी दिखाई और बातों में उलझाकर उनके 2 तोला सोने की चूड़ियां उतार ली। दोनों बदमाश कुछ ही देर में आने का बोलकर वहां से निकल गए। महिला जब तक कुछ समझ पाती उसके पहले बदमाश अपना काम बता चुके थे। ठगाई महिला ने माधवनगर थाना पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करके बदमाशों की तलाश में जुटी है। हरियाणा के सिरसा जिले में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की गर्ल्स स्टूडेंट ने हॉस्टल की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। हॉस्टल वार्डन के रवैये और मैस कॉन्ट्रैक्टर को बदलने की मांग को लेकर छात्राएं बीसी अजमेर मलिक के निवास पर पहुंची हुई। छात्राओं ने रात को बीसी के घर के आगे प्रदर्शन किया और धरना दिया। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार राजेश बंसल और चीफ वार्डन मोनिका वर्मा पहुंची। उन्होंने छात्राओं को समझाया। इसके बाद छात्राएं वापस आई। सीडीएलयू की माता हरकी देवी हॉस्टल की छात्राएं पिछले 1 महीने से खराब खाने, हॉस्टल वार्डन के रवैये को लेकर नाराजगी जता रही थी। बीसी अजमेर मलिक ने हॉस्टल वार्डन को गर्ल्स स्टूडेंट की समस्याओं का समाधान करने के आदेश भी दिए थे, मगर समाधान नहीं हुआ था। सोमवार रात को स्टूडेंट की मैस मैनेजर के साथ मीटिंग थी, परंतु वे 1 घंटे तक इंतजार करती रही। मैस मैनेजर नहीं आई। इसके बाद स्टूडेंट हॉस्टल से निकलकर नारेबाजी करते हुए वीसी निवास पर पहुंच गई। छात्राओं ने हॉस्टल वार्डन मैस कॉन्ट्रैक्टर को बदलने की मांग की और धरना दिया। रात करीब 9:30 बजे रजिस्ट्रार और चीफ वार्डन आए। इसके बाद छात्राओं ने समस्या उनके सामने रखी। छात्राएं वहीं पर रात तक धरना देने की मांग पर अड़ गई। छात्राओं ने कहा कि विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार यदि कोई स्टूडेंट हॉस्टल में पूरा महीना खाना खाता है तो उसके 20 दिन के चार्ज लगेंगे।
जबकि वार्डन 30 दिनों के चार्ज लगा रही है। इसके अतिरिक्त मैच मैनेजर भी अपनी चहेती लड़की को बनाया है, जिस कारण उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता। इसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ चीट वार्डन ने छात्राओं को समझाया और 24 घंटे की समय मांगा। उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्राएं लौटी। सीडीएलयू की एबीवीपी इकाई के प्रधान सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि छात्राएं काफी समय से हॉस्टल वार्डन को बदलने की मांग कर रही थी। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने हॉस्टल वार्डन को हॉस्टल न जाने के निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा में अंबाला के शहजादपुर मैन बाजार में सोमवार को एक सांड ने कई दुकानदारों पर हमला बोल दिया। घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति दूध लेकर पैदल चल के आ रहा है। सांड उसे देखकर पहले खड़ा हो जाता है। जैसे व्यक्ति उसके पास आता है तो सीधे टक्कर मारता हुआ गिरा देता है। सांड लगातार 4 से 5 मिनट तक व्यक्ति को नीचे जमीन पर गिराकर सींग मारता है। व्यक्ति ने बचाव में जब शोर मचाया तो एक युवक डंडा लेकर मौके पर पहुंचा और उसके सांड के नीचे से निकाला। व्यक्ति को शरीर पर कई जगह फ्रैक्चर आए हैं। वहीं दूसरी वीडियो में सांड दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और शटर के साथ खड़े व्यक्ति को सीधी टक्कर मारता है। गनीमत रही कि टक्कर शटर के साथ लगती दीवार को लगी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। दुकानदारों का कहना है कि सांड पहले भी 5 दुकानदारों को घायल कर चुका है। शहजादपुर के मैन बाजार में अपनी दुकान खोल रहे रमेश को सांड ने बार बार सींग मारे। रमेश को कोई जगह फ्रैक्चर आने पर अंबाला कैंट सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूध लेने जा रहे दुकानदार सोहनलाल पर भी सांड ने हमला कर दिया। गनीमत रही कि वो बच गए। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के काफिले की गाड़ी का हिसार के डूंडूर अग्रोहा के बीच एक्सीडेंट हो गया। हादसा रात करीब 11 बजे हुआ। उस समय डिप्टी सीएम हिसार से सिरसा जा रहे थे। हादसे में पायलट गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की वजह धुंध रही। डिप्टी सीएम के काफिले के आगे एक ट्रक चल रहा था। अचानक ट्रक ने ब्रेक लगाई तो पीसीआर 19 उससे टकरा गई। पीछे चल रही एस्कॉर्ट गाड़ी पीसीआर 19 से जा टकराई। इसमें कमांडो को हल्की चोटें लगी है, जबकि डिप्टी सीएम की गाड़ी बाल बाल बच गई। इसके बाद पुलिस ने दूसरी गाड़ी मंगवाकर एस्कॉर्ट लगाई और डिप्टी सीएम के काफिले को सिरसा रवाना किया, जबकि दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को पुलिस लाइन में खड़ा कर दिया गया। हादसे के बाद डिप्टी सीएम के आवास पर सुबह समर्थकों का तांता लग गया। सिरसा में उन्होंने आज मीठी सुरेरा गांव में पूर्व विधायक भागीराम द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधन करना है। पूर्व विधायक भागीराम इनेलो छोड़कर जजपा में हाल ही में शामिल हुए हैं। डिप्टी सीएम के काफिले का करीब 1 महीना पहले पिहोवा के पास आवारा पशुओं के कारण हादसा भी हो गया था। उस समय भी पायलट गाड़ी आपस में टकरा गई थी। इसके बाद डिप्टी सीएम ने रोड सेफ्टी की मीटिंग ली थी और अधिकारियों की क्लास लगाई थी। हरियाणा के सोनीपत जिले की एसटीएफ टीम ने पानीपत पुलिस के वांटेड 5000 के इनामी बदमाश को पकड़ा है। बदमाश पानीपत के 5 से ज्यादा बिजली चोरी के मामलों में लंबे समय से फरार चल रहा था। वह कोर्ट से बगौड़ा भी घोषित है। विभिन्न पहलुओं पर काम करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ ने बदमाश को गिरफ्तार किया, जिसे पानीपत पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब पानीपत पुलिस बदमाश से आगामी पूछताछ कर रही है। सोनीपत एसटीएफ प्रभारी इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि एसटीएफ एसपी सुमित कुमार और डीएसपी एसटीएफ सोनीपत संदीप कुमार के दिशा निर्देशानुसार वांटेड अपराधियों को पकड़ने के लिए घर पकड़ जारी है। इसी के तहत टीम ने विभिन्न पहलुओं पर काम करते हुए बदमाश राकेश निवासी गांव बनवासा, थाना बरोदा, जिला सोनीपत को काबू किया है। आरोपी राकेश पानीपत जिले के मतलौड़ा थाना में 16 जनवरी 2020 को दर्ज बिजली चोरी के मामले में फरार चल रहा था। आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी की लंबी फरारी के चलते आरोपी राकेश पर आईजी करनाल रेंज द्वारा 5000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। आरोपी विभिन्न जगहों पर अपनी फरारी काट रहा था। अब वह पुलिस से बचने के लिए हिसार में छिपा हुआ था, जिसे एसटीएफ ने पकड़ लिया। आरोपी को आगामी कार्रवाई एवं पूछताछ के लिए पानीपत जिले के मतलौड़ा थाना पुलिस को सौंप दिया गया है।
खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। उठा उठा के पटकूंगा, पटकूंगा। उतार कर फेंक दो ये वर्दी। अब बैंड में बन जाएगा पट्टा अपने सर। दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेट के मामले में नंबर 1 है, ये कहना है समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का। ये बयान उन्होंने कानपुर देहात में पुलिस कस्टडी में हुई बलवंत की मौत के बाद दिया। बलवंत की मौत कोई पहला ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले भी कस्टडी में मौतें हुई है, लेकिन ऐसे मामलों में बड़ी बात यह है कि पुलिस के खिलाफ लड़ना इन परिवारों के लिए कठिन है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कासगंज में अल्ताफ के अब्बू चांद मियां है। ये वही अल्ताफ है जिसकी 9 नवंबर 2021 में पुलिस कस्टडी में इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। बेटे के इंसाफ के लिए लड़ रहे अल्ताफ के अब्बू चांद मियां बताते हैं कि मेरा बेटा तो काम कर रहा था, पुलिस जिस लड़की को भगाने के आरोप में उसको उठाकर ले गई थी, हम तो उसको जानते तक नहीं है। पुलिस कस्टडी में बेटे की हत्या को 1 साल हो गया है, लेकिन उसके हत्या के आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। कुछ ने तो ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है। जो ऑफिसर जांच कर रहा है वो अभी तक बेटे की मौत की फाइल कोर्ट तक नहीं पहुंचा पाया है। पुलिस हमें ही धमकाकर पूछती है कि बेटा लड़की का पीछा करता था, तुमने संभाला क्यों नहीं। हमें लगता है बहुत जल्द ये केस भी बंद कर दिया जाएगा और हम बेटे को इंसाफ नहीं दिला पाएंगे। चांद मियां का कहना है कि जब थोड़ा दबाव बनाया जाता है तो जांच करने वाले अधिकारी रामकृष्ण तिवारी मुझे बयान लेने के लिए थाने बुला लेते हैं। उसके बाद बयान की फाइल कहां चली जाती है किसी को नहीं पता। इसी 1 साल में करीब 20 बार थाने और घर के अंदर बयान दर्ज कर चुका हूं, लेकिन कोर्ट में सुनवाई एक भी नहीं हुई है। कासगंज में 9 नवंबर 2021 को एक लापता लड़की के बारे में पूछताछ के लिए एक 22 साल के लड़के अल्ताफ को पुलिस हिरासत में लेती है। पुलिस थाने में ही पूछताछ के दौरान उसकी मौत हो जाती है। मामले में पुलिस कहती है कि आलोक ने डर के कारण टॉयलेट में जाकर फांसी लगा ली है। वहीं परिवार पुलिस की पिटाई से मौत होने की बात कहती है। परिवार का कहना था कि इतनी कम ऊंचाई से लटक कर कोई कैसे फांसी लगा सकता है। इस मामले में 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। साथ ही अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होता है। हालांकि इस मामले में अभी तक आरोपियों को सजा नहीं हुई है। उसी की लड़ाई अल्ताफ के अब्बू लड़ रहे हैं। अल्ताफ को गए 1 साल हो चुका है। लोग तो अब उसका केस भी भूल चुके हैं, लेकिन अल्ताफ के अब्बू अम्मी आज भी चैन से नहीं सोते। अल्ताफ के घर मीडिया की टीम पहुंची, जहां एक छोटे से कमरे के अंदर उसके अब्बू अम्मी तंबाकू की पुड़िया बनाने का काम कर रहे थे। पूछने पर बोले इसी से घर चल रहा है, रोज 200-200 रुपये मिल जाते हैं, जिससे खाने का सामान और बेटे की पढ़ाई का खर्चा निकाल लेते हैं। घर के अंदर एक और छोटा सा कमरा है जहां पर छोटा बेटा पढ़ाई करता है। घर के अंदर पलंग और छोटा सा फ्रिज छोड़कर और कुछ नहीं है। छत पर पंखा तक नहीं लगा है। मीडिया के लोगों को बैठने के लिए पड़ोसी से स्टूल लाना पड़ा था। पुड़िया बनाने के बीच मीडिया ने अल्ताफ के अब्बू से बात करनी शुरू कर दी। अल्ताफ के अब्बू चांद मियां बोले कि बेटे की मौत से आज तक हम लोगों के साथ मजाक ही हो रहा है। पहले मेरे ऊपर दबाव बनाकर मेरा बयान बदलवाए गए, अब मुझ पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जाता है। मुझे नहीं लगता अब हम लोग कभी अपने बेटे को न्याय दिला पाएंगे, लेकिन फिर भी लड़ते रहेंगे या फिर इसी आस में मर जाएंगे। अब्बू से बात करने के बाद मीडिया के लोग अल्ताफ की अम्मी फातिमा के पास पहुंचे। फातिमा घर के एक कोने पर बैठे अपना काम में जुटी हुई थी। लगातार पूड़ियां बनाने के कारण उसके हाथ में घाव हो गए थे।
अल्ताफ की मां ने अपने जख्म भरे हाथों को दिखाते हुए कहा, बेटा तो चला गया, बस अब यही सोचती हूँ कि उसको किसी तरह से इंसाफ दिला पाऊं। इतनी कम उम्र में बेटे की लाश देखना पड़े, अल्लाह ऐसा पाप किसी माँ बाप के साथ ना करे। हम लोग किन हालात से गुजर रहे हैं ये कोई नहीं जानता है। बेटे को इंसाफ मिल जाएगा तो थोड़ा सुकून के साथ मर पाएंगे, नहीं तो ये गम सीने पर पहाड़ की तरह साथ जाएगा। पुलिस की कस्टडी में बलवंत या फिर अल्ताफ की मौत का मामला इकलौता नहीं है। देश में हिरासत में हुई मौत के मामले में यूपी में सबसे ज्यादा है। जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि साल 2021-22 में हिरासत में कुल 501 मौतें अकेले यूपी में हुई है, जो देश में कस्टोडियल डेथ यानी जो 2544 का 1.5% हिस्सा है, जबकि इसके पहले यानी कि 2020-21 में हिरासत में मौत के 451 मामले दर्ज किए गए थे। लखनऊ के तालकटोरा के राजाजीपुरम ई ब्लॉक में दोनों पत्तल व्यापारियों के 3 मंजिला मकान में सोमवार रात आग लग गई। आग देखकर भारी हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की 5 गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। राजाजीपुरम ई ब्लॉक निवासी दिलीप बचेला का 3 मंजिला मकान है। वह ग्राउंड फ्लोर पर परिवार के साथ रहते हैं। दूसरी मंजिल पर ब्यूटी पार्लर और तीसरी मंजिल पर दोनों पत्तल भरा था। उनकी मार्केट में ही दोना पत्तल की दुकान है। सोमवार रात करीब 8 बजे दिलीप की नानी हीरा देवी और बेटा युग घर के बाहर बैठे थे। इसी बीच मकान की दूसरी मंजिल पर लगे मीटर के पास हुई शॉर्ट सर्किट से धुआं निकलने लगा। कुछ ही देर आग की लपटें निकलने लगी और देखते ही देखते आग पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। आग देखकर भारी हड़कंप मच गया। लोगों ने पुलिस और दमकल को आग की सूचना दी। कुछ ही देर में मौके पर आलमबाग समेत आसपास के फायर स्टेशन से दमकल कर्मी 5 गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंच गए। एफएसओ के मुताबिक घर में दोनों पत्तल भरा हुआ होने से कुछ ही देर में आग तेजी से फैली। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने घर से धुआं उठा देखकर बिजली विभाग को भी सूचना दे दी थी। इसके बाद इलाके की बिजली काट दी गई। आग से लगभग 2 घंटे तक इन इलाकों की बिजली व्यवस्था बहाल नहीं हो सकी। आग बुझाने के बाद बिजली चालू की गई। बिहार में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पछुआ हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन सिहरन वाली ठंड ने अभी भी बिहार में दस्तक नहीं दी है। दिसंबर महीना लगभग आधा से ज्यादा खत्म हो चुका है, लेकिन प्रदेश में अब भी घना कोहरा वाला दिन नहीं देखा गया है। राजधानी पटना सहित कई जिलों में सुबह और देर शाम के बाद ठंड बढ़ने लगी है। राज्य में पिछले 24 घंटे की बात करें तो गया, पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। वहीं ठंड बढ़ने के साथ ही बिहार के कई जिलों की हवा जहरीली हो चुकी है। 4 जिलों का AQI 400 के पार हो चुका है, जिसमें बेगूसराय का AQI 468, पटना का AQI 422, सीवान का AQI 433 और कटिहार का AQI 440 दर्ज किया गया है। जमुई के न्यूनतम तापमान में 0.3 डिग्री नीचे आया है। वहीं पटना में 1 डिग्री पारा ऊपर चढ़ा है। राज्य भर में गया सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य की 4 जगहों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। इनमें सिवान में 10 डिग्री, रोहतास 9.5 डिग्री, बेगूसराय 10 डिग्री और नवादा में 8.9 डिग्री सेल्सियस रहा। तापमान मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 19 से 22 दिसंबर के बीच राज्य में पश्चिमी हवा चलने की संभावना है, जबकि बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। हवा की औसत गति 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में ठंड पहाड़ी हवाओं की वजह से गलन बढ़ेगी। बिहार में अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दक्षिण पश्चिम, उत्तर दक्षिण, मध्यम इलाकों में सुबह के समय कोहरा रहेगा। ऐसे में सुबह के वक्त बाहर निकलने वाले लोगों को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। बेगूसराय जिले की हवा देश में सबसे ज्यादा खराब है। बीते दिन AQI 468 दर्ज किया गया। ठंड बढ़ने के साथ ही पूरे प्रदेश में वायु प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ की भी
हवा जहरीली हो चुकी है। AQI 400 के पार हो चुका है। वहीं बिहार के कुछ जिलों को छोड़कर अधिकतर जिलों का AQI 350 के पार हो चुका है। आपको बता दें कि आमतौर पर लोगों को सांसों के द्वारा शुद्ध हवा तब तक मिलती है जब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से कम होता है, लेकिन राजधानी पटना सहित बिहार के अन्य जिलों में हवा काफी प्रदूषित है, जहां लोग सांस के रूप में जहरीली हवा ले रहे हैं। डॉक्टरों का भी मानना है कि यह हवा लोगों के लिए ठीक नहीं है। वहीं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मानक कहता है कि जिन इलाकों में AQI लेवल 301 से अधिक हो जाता है, वहां की हवा बहुत ही अत्यधिक खराब हो जाती है। वायु प्रदूषण विशेषज्ञों की माने तो पटना में नगर परिषद और नगर निगम क्षेत्रों में एक ही हवा का लेवल बहुत खराब स्थिति में है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।